वो तमाम सारे लोग जो घरों की तरफ लौट रहे होते हैं शाम को और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं कुछ देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपका रुकने का और आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार जी। और आपका जनाब? मोमिन खान। मोमिन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस शो में थोड़ा सा जो है नशा है, आदमी रोज आने लगता है। नशा कोई भी हो साहब, नशा कोई भी हो, गड़बड़ है, रोज नहीं आना है शो में, लेकिन जब कभी मन करे तब जरूर आना है शो में। रोज आने की जरूरत नहीं है शो में। हाँ वही नशा हो जाता फिर वो कि रोज चलो चले पूछे चल के क्या है हालचाल। हम आपका वहीं से आप देखिए और मैं आपका हालचाल यहीं से पूछता रहूंगा। एक लंबे टूर के बाद बिहार से आना हुआ, तो कल मैंने शो किया, आज एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद हूं, लेकिन एक छोटी सी यात्रा फिर से होगी और वो यात्रा होगी अब की से अयोध्या की तरफ और फिर अब की से लौटने के बाद फिर आपके बीच में जरूर आएंगे हम। लेकिन ये बस एक इत्तला है वो लोग जो शो से जुड़े रहते हैं उनको बताने के लिए। और भैया आपका नाम क्या है? विवेक कुमार। विवेक कुमार भैया, दिल्ली में तो हो गई ठंडा शुरू हो गया, मैं वहां बिहार में था तो इतना नहीं था, लेकिन अब यहाँ तो हो गया। कैसे हो बाबू? ठीक है। क्या काम करते हो बेटा? जी प्रगति में कर रहे हैं। प्रगति में कर रहे हैं। अब प्रगति यहाँ कोई जगह है? जी जी। हाँ मैं समझ गया जी 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 बिल्कुल समझ गया। और आप जनाब? बिहुराज सैनी। हैं? बिहुराज सैनी राजस्थान से। कौन सैनी? सैनी बिहुराज। बिहुराज सैनी। अच्छा तो लग रहा है बहुत नाराज रहते हो यार तुम, एकदम बहुत ही ज्यादा। गुस्सा ना हुआ करो बिल्कुल भी। मैं कल आए थे ना तुम? हाँ तो बस ठीक है। अच्छा तुम्हारा स्वागत है। गुस्से वाले लोगों का रोज आना चाहिए शो में, अच्छा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है साहब? सुनील शर्मा। सुनील जी। सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? सूरजपुर के। सूरजपुर। सूरजपुर के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। अब कुछ जो बात हो मन में या दिल में हो तो कहना, बात कहना बीच में जब हमारा शो शुरू। आप बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बनाते रहिए, बनाइए। कुछ कहना है अभी? मन है कुछ कहने का? थोड़ा हिम्मत जुटा लो। हाँ हमें मालूम है थोड़ा थोड़ा बोलने में थोड़ा थोड़ा हिम्मत चाहिए होता है, थोड़ा हौसला चाहिए होता है, लेकिन हम इस बात के लिए पूरी वो करते हैं कि थोड़ा सा मन बनाइएगा। अभी शब्दों को पहले टटोल के पूरा एक सेंटेंस बना लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी कैसे हो भैया? बढ़िया है। बढ़िया है। हालचाल मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। ये सिर्फ आपका ही हौसले की बात नहीं होती भैया, इधर देखो शर्मा जी, ये सिर्फ आपके ही हौसले की बात नहीं होती है, मेरे हौसले की। काम चाहे जितना पुराना हो, लेकिन उस काम के साथ साथ हौसला रोज पैदा करना पड़ता है। आपसे मिल, हाँ संघर्षी जीवन आप ये कहेंगे? हाँ शर्मा जी, संघर्ष रोज करना पड़ता है। हाँ बेटा क्या नाम है? राहुल। राहुल। राहुल नाम है? जी सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हो बेटा? यहाँ एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर। एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। बहन नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया हैं जी। कहाँ जा रही थी? घर जा रही हैं अब? घर जा रहे हैं। मुझे मालूम है, थोड़े 5-10 मिनट रुको और फिर निकल जाना, ज्यादा देर ना रुकना है ना। हाँ अपना घर चले जाना। क्या नाम बहन आपका भी? हाँ रीता। रीता। और आपका? संध्या। नाराज हो संध्या? आज काम ज्यादा हो गया लग रहा है ना, बहुत नाराज है संध्या। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। ऐसा नहीं था कि मैं किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बीच में वो आ गए। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी, पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक बस जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मेहमान अभी कुछ देर में और आने वाले हैं, जैसे ही वो जुड़ेंगे वो हिस्सा बन जाएंगे। दरअसल बातचीत का सिलसिला रोज यहाँ पे नया होता है, कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई बात कहता है। कल मैं जब यहाँ शो कर रहा था तो एक सज्जन आए थे, बोले थे मुझे एक बात कहनी है, और वो कुछ मजदूरों की बात कहना चाह रहे थे, और मैं आज उनका इंतजार कर रहा हूं। वो जब आएंगे तो अपनी बात वो कहेंगे और उन मजदूर की बात हम जरूर सुनेंगे। वो बात रखने का तो कम से कम ये प्लेटफॉर्म है, अपनी बात कहने का तो प्लेटफॉर्म है, वो जरूर रखे अपनी बात और अपनी बात कहें और हम सारे लोग सुनेंगे। सुनने से ही बहुत सारे काम बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सुनने और सुनाने की प्रक्रिया जो है पॉलिटिकल पार्टी के स्फीयर में, उनके राजनीतिक क्षेत्र में दूसरी तरह से होती है और वो वहां कही जाती है और सिर्फ कही जाती है। तो ममता बनर्जी ने बात कही कि ये जो एसआईआर तो समझ रहे हैं ना सारे लोग,
ये जो हाँ समझ तो रहे हैं भाई आप, ये जो SIR है इसको फौरी तौर से तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि उनके यहां बहुत सारी मृत्यु हो गई। और उधर बीजेपी ने कहा है कि ये जो ममता बनर्जी ये कह रही है ना, इसको SIR को तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये उनकी हताशा है। और ये हताशा की वजह से तुम हंसे काहे भैया, इतनी जोर से हंसे काहे हैं? हताशा तो है ही उनकी, और हताशा है कि उन्हें आगे चुनाव में आ नहीं पाएंगे आगे। है ना भैया, ऐसी कैसी बात? ना ना ना, अरे वो वहां एक मिनट आ रहा मैं, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल देना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जितना भागना है भागे जाए, कुछ तो काम होगा, कुछ तो बांग्लादेशी काम होगी भारत में। अभी BSF को ऑर्डर देना चाहिए हमारे स्वराष्ट्र मंत्री को कि बॉर्डर खोल दो, जो बांग्लादेशी घुसे अवैध रूप से उनको बाहर निकले हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के रहने वाला हूँ। मैं सोच रहा था 2-3 घंटे। दादा एक दाड़ा आपने की बोली? हाँ बांग्ला बोलिए ना। বাংলা বলবো। देखिए सर, पूरे भारतेर मध्य केवल पश्चिमबंगे केन एटार विरोध হচ্ছে, केन विरोध হচ্ছে, व्हाई? ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ही भाई 12 राज्यों में SIR चल रहा है और वहां कई जगह विरोध है। तो सुन रहे हैं कि एक बड़ी महारैली होने वाली है दिल्ली के अंदर, और ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ही सिर्फ विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध वहां ही सिर्फ क्यों है? बस जी खड़े होइए, आराम से खड़े होइए। जी जनाब, मैं कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। प्रतीक जी, आपका तो बंगाल से बड़ा प्रेम है। हाँ नहीं, प्रेम क्या है, मैं कोशिश तो करता हूं तमिलनाडु से भी उतना ही अच्छा हो जाए, मलयालम से, लेकिन अब क्या बताएं, भाषा एक ही सीख पाया, इसके अतिरिक्त हिंदी के अलावा तो बांग्ला थोड़ी बहुत आ गई मुझे। हाँ जी प्रतीक जी, आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं बंगाल से पहले उनको बिहार लेके जाना चाहता हूँ। बिहार में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तो उनसे मुख्यतः एक सवाल पूछा गया। वो सवाल क्या था कि बिहार में जब आपने SIR करी, उसकी प्रक्रिया कंप्लीट करी, जब वोटर लिस्ट जारी हुई, तो आपको कितने घुसपैठिए बिहार में मिले? क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और चुनाव आयोग के द्वारा भी कि बिहार में घुसपैठिए घुस गए हैं। ये ऐसा ही क्यों होता है कि जहां जहां अमित शाह जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं, वहां वहां घुसपैठिए घुस जाते हैं और वो ठोक के बोलने का काम करते हैं, हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। किसकी जिम्मेदारी है बॉर्डर पे? जो सिक्योरिटी एजेंसी हमारी, सुरक्षा संस्थाएं हैं हमारी, वो क्या कर रही हैं बॉर्डर पे? वो किसके अंदर आती हैं? और हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं वो इस बारे में क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये, जब चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया ज्ञानेश कुमार जी से कि कितने घुसपैठिए बिहार में आपको मिले, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसी तरह से अब बंगाल जाएंगे, बंगाल में भी वही स्क्रिप्ट होगी कि घुसपैठिए घुस गए हैं। आपने जो ये अभी पूरी SIR बिहार में हुई, आपने क्या उसमें पॉलिटिकल पार्टी से, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से, कांग्रेस हो, चाहे TMC हो, JDU हो, चाहे RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे साउथ की जितनी पार्टियां हो, क्या आपने कोई उस पर बैठ के चर्चा करी या नहीं करी? देश जो है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो डायलॉग से चलेगा। डायलॉग से मतलब चलेगा कि आप वाद संवाद करके वो देश चलाने का काम करिए, लेकिन ये सरकार घमंड में इतनी चूर है कि ये डायलॉग ही नहीं करना चाहती है, वाद संवाद नहीं करना चाहती, और उसके बाद अपनी थोपना चाहती है लोगों पे। राइट, टेकन योर पॉइंट। मैं आपका सवाल लूंगा, आपका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। बीजेपी वांट्स टू रिप्लाई। जी, अभी तक तो राहुल बाबा मोदी जी से डरते थे, अब ज्यादा आजकल अमित भाई से डर रहे हैं। एक लाइन में 4 बार बोले अमित शाह जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, अमित शाह जी आ गए। अरे भैया, डर किस बात का है? गणेश जी जो जवाब देंगे वो इलेक्शन वोटर लिस्ट के अंदर जो गलत है, जो लोग नहीं है, कहीं ऊपर चले गए डेथ के कारण, कहीं शिफ्ट हो गए, या जो गलत वोटर है उसको हटाने का काम है उनका। पर भैया, आपको लगता है कि आपकी हार हो गई SIR से? आज पूरे देश की रिक्वायरमेंट है, और जब इनको हटाने की बात करते हैं तो बोले ये आ कहां से गए? अरे 70 सालों से आप लोगों ने इन लोगों को घर पे बुलाकर बसाया है, और आपने सोचा कि हमारा वोट बैंक बन जाएगा, और वोट बैंक बन जाएगा तो हम जीत जाएंगे। वो तुम जीतते रहे थे। अब वो सरकार, अब मोदी जी की सरकार है, थोड़ी डिफरेंट सरकार है, वो ना तुमको जीतने देगी उन लोगों के बदौलत जो दूसरे देश में आकर भारत में रहते हैं। देश दूसरा है और यही के खाते हैं, यही का पीते हैं और यही पे बम लगाते हैं। इसके दोबारा करने नहीं दिया जाएगा। अज्ञानता का परिचय इन्होंने क्या? अरे जब हम करते तुम लोग भी काहे बोलने लगते हो? हम तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं बीच में। हाँ,
हाँ जी, बोलना चाहिए। हाँ अच्छा, बहुत जरूरी है हाँ। क्योंकि पता है महंगाई इतनी है हाँ। और मुद्दा इतना, लेडीज क्या करे। हाँ। ठीक है, उसमें महंगाई बढ़ने ही रही है। महंगाई बढ़ रही है। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, ज्यादा महंगाई ज्यादा। जी, कांग्रेस। इन्होंने अज्ञानता का परिचय अभी कैसे दिया, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने नहीं। कहा 70 साल में हाँ, कांग्रेस। भाई रुको, आराम से, मैं आ जाऊँ, जिसको बोलना है हाथ उठाएगा। जी, हाथ उठाओ, मैं आता हूँ। शुभेंदु जी ने अज्ञानता का परिचय लोगों को समझना चाहिए। इन्होंने अभी बोला कि 70 साल में जब कांग्रेस की सरकारें थी तब घुसपैठिए आ गए, इसका मतलब उनकी वोट बन गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी, 2024 में सरकार बनी, इसका मतलब तो यह है कि घुसपैठियों के वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। दूसरी बात इन्होंने बोला कि मृतक लोगों को हम ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूँ, शुभेंदु आ रहा हूँ। बड़े संवेदनशील व्यक्ति, इनको बोलना नहीं चाहिए था कि जो लोग ऊपर चले गए। इस तरह की संवेदना रखनी चाहिए लोगों के लिए। जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई और जिनको मृत घोषित कर दिया गया, एसआईआर में कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम कितने लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ चाय पिए कि जो लोग मृत घोषित कर दिया गया लेकिन वो आज भी जीवित है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। और आप ही के चैनल ने दिखाया है कि कितने लोग जब वोट डालने गए उनको ये बोला गया कि आपका वोट काट दिया गया है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ पार्कों में बैठ के बीएलओज ने खाना पूर्ति करके फॉर्म वहां पे भर के ये इस तरह से सिर्फ राइट, ठीक है। जब इनको पूरा 45 दिन दिया गया था, पूरा 45 दिन दिया गया था, 12 करोड़ से ज्यादा वोटर जहां पे पॉपुलेशन है उसमें इन्होंने कितने लोग निकाले? 11 लोग। 12 करोड़ में 11 लोग को बताया। इतनी बड़ी गलती थी तो वहां पे तो 45 दिन का समय दिया गया था ना आपको, आप बता देते इसको ठीक कर दो। उन्होंने तो ठीक कर दिया जितने लोगों को आपने दिया। एक भी एप्लीकेशन नहीं आई, एक भी एप्लीकेशन नहीं। अरे क्या हुआ पब्लिक में? महंगाई का बात। यार ये देखो भाई, ये हाँ, रुको मैं आ गया, मैं आ गया। मैं पब्लिक जो है कह रही महंगाई पे बात हो। मैं आ गया। देखो भाई, अरे फिर तुम शुरू हो गए। राजस्थान ऑफकोर्स आई विल गिव यू। पब्लिक कहती महंगाई ज्यादा, इस पर बात हो। अरे मैं आ गया। अरे कोई महंगाई नहीं, कोई भी अंदर आओ, देश गलाल पूछेगा सवाल, आ जाओ अंदर, जल्दी आओ। मैं आ रहा हूं तुमसे। महंगाई कौन बोल रहा था? हाँ मैं आ रहा हूं। रुको, एक मिनट रुको, तुम पहले आओ, इधर आओ। जी मैं आ रहा हूं, शुभेंदु आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तुम ये नहीं बुलाएंगे, तुम बाहर जाओ और चुपचाप अपनी बात बोलो। वहां जाओ, आप वहां जाओ, यहाँ जाओ। हाँ जी बोलो, देश गलाल बोलेगा सवाल, इधर आओ जी बोलो। महंगाई किस चीज पे है? कोई चीज की महंगाई नहीं। जिस हिसाब का अगर अभी से आगे का कुछ भी उठा लो, जो चीज तब पहले आदमी को कितने पैसे मिलते थे? 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000। अब उस हिसाब से उनकी तनख्वाह भी तो है, उसी हिसाब से हर एक चीज बढ़ेगी, उसी हिसाब के सिस्टम में तो वही चीज आएगी। इस चीज के लिए महंगाई। आदमी अभी जाके 500 रुपए की बोतल पी लेगा और उसके रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। बोतल कौन सी चीज की? नहीं, दारू पी लेगा जाके, और फिर उसके बाद और उसके लिए वो कहेगा कि नहीं महंगाई है साहब, महंगाई अच्छा ठीक है, मैंने लिया। तो करो उतना। ठीक है, टेकन। आओ भैया, आओ इधर आओ। काम करोगे नहीं, महंगाई ठीक है, इधर आ जाओ, इधर। एक मिनट भाई, हल्ला नहीं, आराम से। हाँ जी, इधर। हाँ जी भैया, क्या नाम है? विमल कुमार। भाई ऐसे आराम से खड़े होइए, डिसिप्लिन होके खड़े होइए। देश का लाल पूछेगा सवाल। जी बोलिए। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये महंगाई कितनी बढ़ी हुई है और बता रहे महंगाई किस बात बढ़ी है? महंगाई वेतन से ज्यादा महंगाई, पब्लिक का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। 13,000 रुपए सैलरी है, सिलेंडर 800-900 का है। अब बताओ, जिसके 3 आदमी है वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, और क्या बटोरेंगे? क्या बटोरेंगे? है भाजपा सरकार तो भैया भ्रष्ट है। बात पूरी होने दो। रुको, ना। जी आगे आओ। क्या नाम है आपका? दौलत राम नाम है मेरा। दौलत राम। हाँ जी सर। अरे वाह, क्या नाम है। इधर आ जाओ। आई लव यू दौलत। आओ, जाओ बाहर जाओ। अरे रुको यार दौलत, यहाँ मेरे पास आओ। क्या नाम है? दौलत राम। यार 4 बार बोला करो तो दौलत अच्छा लगता है। दौलत राम, है जी। दौलत राम, क्या पूछना चाहते हो? महंगाई के बारे में सवाल करते हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है। 2014 के पहले क्या सब कुछ फ्री मिलता था? सब कोई फ्री में था? 2014 के बाद वो ये कह रहा है। नहीं, वो ये कह रहा है। मैं ना सुनो, नहीं, आप कह लीजिए भाई। आप पेट्रोल का दाम कितना था? 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था पहले?
तो तुम भी बताओ कितना था और आज कितना है? हाँ, ज्यादा है। कितना परसेंट है? हाँ, ज्यादा है। कितना परसेंट है? जो पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है कांग्रेस के टाइम में 67%, 70%, 80% बढ़ी है। बीजेपी की सरकार के टाइम में 15%, 20% बढ़ा है। अब उसका पहले ले लो, गूगल खोल लो। अच्छा ठीक है। दौलत वो ये कह रहे थे कि वो ये कह रहा था कि 13,000 मिलते हैं और इसमें परिवार को चलाने में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा नहीं कष्ट है। तो वो ये बात कह रहा था, नाराज होने की बात नहीं है। बात आपकी भी सही हो सकती है, बात उसकी भी सही हो सकती है, जायज बात है, सुनना चाहिए। सर अगर आप मेहनत करोगे तो पैसे बहुत है, अगर मेहनत नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे तो पैसे कुछ भी नहीं है। ये बात सही है दौलत तुम्हारी। जी मैं आया। समाजवादी पार्टी। देखिए दरअसल भाई रुको यार, ऐसा ना करो दौलत, वहीं जाओ, अब मेरे साथ थोड़ी ना जाओगे। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी का क्या असर होता है आम जनता में दिखने लगा है। मेरे भाई बोल रहे थे कि 65 रुपए डीजल पेट्रोल था। मेरे भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तो 120 रुपए पर बैरल क्रूड के प्राइस हुआ करते थे और 2014 से 24 के बीच में जो एवरेज प्राइस 70 रुपए पर डॉलर है और उसमें 20% की एथेनॉल मिक्सिंग, जहां गन्ना के किसानों को 400 रुपए के पैसे नहीं मिल रहे, 20% की एथेनॉल मिक्सिंग के बाद अगर भाई डीजल पेट्रोल बिकना चाहिए तो 35 रुपए भारत में बिकना चाहिए। आप ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ना जाइए, डेटा पे जाइए, आपको भरमाया जा रहा है, कोई बात नहीं है। रही बात एसआईआर की जहां तक ज्ञानेश जी की बात है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तीनों पिलर। विधायिका क्या काम कर रही है? अगर ब्यूरोक्रेट्स को ही हर डिसीजन इस गवर्नमेंट में लेना है या देश में ब्यूरोक्रेट्स ही आके ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये विधायिका कहां जाएगी? क्यों आप एमपी एमएलए को चुन रहे हैं? क्यों सर्वदलीय मीटिंग ना बुलाकर, एक साथ ना बैठकर? और रही बात इस बात की कि लोग मर गए, ऊपर चले गए हैं, अरे भाई 2025 का भारत है, सॉफ्टवेयर में हमारा देश नंबर 1 है। क्या हम अपने जिला जो जितने भी हमारे परिवार के रजिस्टर हैं, जितने भी हमारे सौदागर हैं, वहां से हम लिंक नहीं कर सकते हमारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को? परिवार रजिस्टर में हमारे जब भी हमारी जमीन में नाम चढ़ता है, पटवारी हमसे पूछता है जो मृतक आदमी है उसकी एक कॉपी के हम इलेक्शन कमीशन में नहीं भेज सकते। हॉस्पिटल में जो डेथ होती है उसका डेटा हम इलेक्शन कमीशन में नहीं भेज सकते। जो जहां से बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट बनते हैं क्या इलेक्शन कमीशन में नहीं भेज सकते? लेकिन जब विधायिका अपना काम करना बंद कर दे और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये ब्यूरोक्रेट के माध्यम से पॉलिसी को थोपने वाली सरकार है, सुनने वाली सरकार नहीं है। चौधरी साहब, जब वो डेटा मांगा जाता है तो चेक क्रॉस चेक वहीं से किया जाए। जो आप गिना रहे हैं, वो चीजें गिना रहे हैं, वो भी एसआईआर में फिर इतने इंटेंसिव रिविजन की बात है, जो इंटेंसिव रिविजन की बात आती है। बस अब आ रहे हैं। देखिए 3-4 तरह का डेटा फर्निश्ड होता है। जो पलायन का डेटा उसको माना जा सकता है, डेथ के डेटा को लिंक किया जा सकता है, लेकिन जब विधायिका जो कोई ना बने हुए कानूनों को लागू करने के लिए और अमेंडमेंट के लिए बनी है, वो केवल ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम पे देश को थोपने लगे और बीजेपी की सरकार, ये पता नहीं चलता कि कौन मुख्यमंत्री, कौन चुना जाता है। अगले दिन जिस आदमी का नाम नहीं जानते, इनको पपेट चाहिए, कठपुतली चाहिए, जो भ्रष्टाचार। लोग कर लो बात, एक आम आदमी को जो सबसे पीछे बैठा है उसको यदि चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो भी कांग्रेस और अखिलेश यादव जी को दिक्कत हो जाती है। इनके पिताजी, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने कह दिया था कि हमारे चीफ मिनिस्टर के बाद हमारा लड़का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और अब अखिलेश जी कह रहे हैं यदि कहीं हमारी सरकार आई तो हमारा लड़का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, भाई सुनिएगा, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो विधायक भी नहीं चुने गए, अपने बेटे को आगे करके उन्होंने आज शपथ दिलवा दी है। कौन सा? ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के। अब योगी जी, मोदी जी अपना परिवार नहीं बढ़ाएंगे तो कहां से नेता लेकर आएंगे? और दूसरी बात, अरुण जेटली का बेटा डीजीसीए के अध्यक्ष बनेगा, अमित शाह का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट बनेगा, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश एसोसिएशन का महाहरिवंश सिद्धा उसका अध्यक्ष बनेगा, कोई साइकिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनेगा, और इनके बेटे बनेंगे अध्यक्ष, और हमारे बच्चे करेंगे हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। डायनेस्टी पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी का पोता बन सकता है कांग्रेस का नेता, हमारा कोई नेता का बच्चा किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। क्या बात करते हो? टेकन योर पॉइंट। जी जी। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। क्या बात है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। क्या बात है भाई। यही हालत अभी समस्त इंडी गठबंधन का हो रहा है। एसआईआर बिहार से ही शुरुआत करती हूँ। सबसे ज्यादा वोटर्स जहां से जिस जगह से कटे उसमें नाम है किशनगंज, जीता कौन? कांग्रेस। एसआईआर जहां सबसे ज्यादा वोटर्स जुड़े वो है अररिया, जीता कौन? कांग्रेस। एसआईआर की प्रक्रिया लेकिन भाजपा के साथ मिली हुई है। अब आते हैं
जरूर होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल मैं आ गया शर्मा जी रुकिए। पश्चिम बंगाल से जो खबर है वो ये भी है, कुछ खबरें जो आ रही हैं उसमें यह है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश से लगती हुई, उसमें तमाम बांग्लादेशी नागरिक जो हैं देश लौटने की हड़बड़ी में हैं। स्वरूप नगर में हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों लोग बांग्लादेशी लौटने की कोशिश करते हुए दिखे। भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। कई लोगों ने स्वीकार किया कि वो अवैध तरीके से भारत में आए थे। तो ये वहां की जो खबरें हैं वहां आ रही हैं। ऑफकोर्स आप बोला था, समाजवादी बोलना चाह रही कुछ। देखो बड़ा स्पष्ट है, सबसे पहले उस आदमी को ढूंढा, उनको लेके कौन आया? क्या बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी? क्यों हमारी आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का मजाक बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने? रोजाना घुसपैठिए चिल्लाती है। आपको पता होना चाहिए जनता को, जो जितने भी लोग खड़े हुए हैं, बॉर्डर का 3 किलोमीटर का एरिया सेंट्रल एजेंसीज के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरवीन नहीं होता। लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। दूसरी बात, अगर लोग बाहर जा रहे हैं कम से कम उसको कैसे डिटेन किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, उनकी सूची बनाए और ये सूची देश के सामने आनी चाहिए। केवल बरगलाने से कुछ नहीं होने वाला। राइट यही चौथे आदमी, 5वें 7वें आदमी थे जिनका हम वेट कर रहे थे। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आदरणीय नीतीश बाबू को पहले तो बहुत बहुत बधाई 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता जो भी हैं वो तथ्यों के संग कुछ बात कर रहे थे, वो मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान, वो कम सूचना जो है ना इसी के कारण वो चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो खुद फंस गए हैं। इन्होंने पहली बात की क्रूड ऑयल उस समय में इतना था और आज इतना है, और तब रेट ये था और आज ये है। कभी इनसे कोई पूछे 1 लाख रुपए के पेट्रोल बॉन्ड जो यूपीए 1 यूपीए 2 ने इस देश के ऊपर मर दिए, 10,000 करोड़ रुपया साल का इंटरेस्ट जो मोदी सरकार दे रही है, उनका भरपाई कौन करेगा? मैं आपसे लूंगा, मुझे मालूम है आर्थिक मामलों के जानकार हैं आप जी। दूसरी चीज, हाँ। इन्होंने अभी कहा बीएसएफ का दायरा 3 किलोमीटर का होता है। अरे मेरे भैया थोड़ा पढ़ो लिखो। अखिलेश भैया तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, आप चरण सिंह तुम अपनी बात करो, बार वहां ना जाने। मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ के बोलना चाहिए। ये देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि पहले 2004 से पहले बीएसएफ का दायरा मात्र 10 किलोमीटर था। सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 50 किलोमीटर किया, और उस पे हल्ला मचाने वाले कोई और नहीं, यही लोग थे जो आज चिल्ला रहे हैं कि बताओ कौन लेके आया। यही लोग घुसपैठियों के पैन कार्ड ठीक है, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पहले पैनल पूरा कर लेता हूं जी। मैं इसे कहते हैं अपनी पोल खुद खोलना। अगर बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर है और उसमें जो हमारी राज्य हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं राज्य पुलिस का, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए केंद्र। मैं एक छोटा सा बात रखना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मान लो चोर जो है बड़ा चकमेदार आदमी है। चोर तो वैसे चकमेदार होता है, और चकमा दे के आ ही गया मेरे घर में, तो भैया पकड़ेंगे ना पकड़ें? ये तो बताओ। कि इस बात को कहें कि तुम जब 22 नंबर चौकी के पास से, पुलिस चौकी के पास से निकले तो हवलदार था वो सो क्यों रहा था? अरे भैया आ गया तो उसको पकड़ने का तो जिम्मेदारी है ना। तो बस इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स घुसपैठिए पकड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या घुसपैठियों को पकड़े जाने का कोई इरादा है भी क्या? मुझे तो याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस समय बड़ा मुद्दा बना कि भाई घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए आ रहे हैं। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी कहते हैं कि घुसपैठिया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही राज्य पुलिस। अभी झारखंड के चुनाव थे, वहां पे भी घुसपैठिए का मामला बहुत गर्म था कि घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा। झारखंड के चुनाव खत्म, अब देखिए बीजेपी की कोई गतिविधि नहीं है वहां पे। अब बिहार नहीं, अभी पहले झारखंड के, अब तो अब आ रहा हूँ बिहार पे। बिहार के मामले में तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही साफ कर दिया कि उनको कोई घुसपैठिया वहां पे नहीं दिखा। और भाई इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों की कोई पुष्टि नहीं की, इलेक्शन का ज्यादा ऐसे पकड़े गए जिनका आता पता ही नहीं, वो एड्रेस ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम था। और इसलिए देखिए घुसपैठिया का मामला चुनावी मामला, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हो जाएंगे, फिर अगले 5 साल तक, फिर 5 साल बाद फिर घुसपैठिया का मामला सुनेंगे। और एक तेल का मामला जो इन्होंने बोला, ऑयल बॉन्ड के मामले पर, ऑयल बॉन्ड के मामले के ऊपर कितनी कमाई की आपकी सरकार ने? आपकी सरकार ने की 35 लाख करोड़ की कमाई की है तेल के। रूस से सस्ते तेल आए, क्या यहाँ पे भारतवासियों को, हमको आपको सस्ते तेल मिले? डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं हुआ। किसका सस्ता हुआ?
रूस से जो तेल आ रहे थे वो $60 प्रति बैरल के आ रहे थे, और जो मनमोहन सिंह सरकार खरीद रही थी वो $140 प्रति बैरल का तेल। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आप जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए तो दिक्कत तो नहीं हुई थी आपको? नहीं दिक्कत सर, एक चीज ये बताइए। नहीं, अब मैं उस पर भी आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ कि सस्ता था या नहीं, और अगर आ रहा था तो मिलना चाहिए था। जी 2G 3G जीजा जी, नो 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 नो, आई वोंट टेक इट, नो 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 नो, आई वोंट टेक इट। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। नो नो नहीं, नो नो। देखिए एक मिनट, देखिए आप बोलिए, लेकिन आप 2G 3G 4G उसके बाद कविता क्यों सुना रहे हैं? नो, आई वोंट अलाउ। देश की अर्थव्यवस्था 2014 में कहां थी? 12वें स्थान पे। आज कहां है? 4थे स्थान पे। उस समय में AK एंटोनी कहते थे नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स। अगर हम बॉर्डर नहीं डेवलप करेंगे तो हम सुरक्षित है। क्यों? चीन और पाकिस्तान घुस के नहीं आएगा। मोदी कहता है मैं डेवलप करूंगा चीन की बिल्कुल छाती में बैठ के जहाज की पट्टी बनाऊंगा, रेल पहुंचाऊंगा, उसमें पैसा लगता है। देश के अंदर आप देखिए पिछले 10 साल के अंदर राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का कितना बड़ा जाल बना है, और 4 बार 3 बार पाकिस्तान घर में घुस के ठोका है। एक ब्रह्मोस सैकड़ों करोड़ रुपए की बनती है। ऐसे ही नहीं, ये देश का पैसा अब जो जा रहा है वो सेना के लिए जा रहा है। ब्रह्मोस कब बना था भाई? ब्रह्मोस कब बना था? ब्रह्मोस बनना क्या इसी समय में शुरू हुआ था? गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा ब्रह्मोस कब बना था। सीमा सुरक्षा बड़ी मजबूत की गई। रोहिंग्या शरणार्थियों का आगमन कब से शुरू हुआ था? 2016-17 से रोहिंग्या के शरणार्थियों की समस्या बनी, और उसके बाद अगर वो प्रवेश कर गए तो फिर किसकी सरकार थी? बॉर्डर सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी तो, आप फेल हुए, मान लीजिए उसको। राइट, मैं आ गया जी। सिलसिलेवार जवाब दूंगा मैं प्रवक्ता साहब का। सबसे पहले 2G 3G कोलगेट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या आप? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई घोटाला नहीं, और आपकी सरकार के नाक के नीचे बोला है। आपसे पैर भी नहीं हो पाई उस घोटाले की। आपसे दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट लग गई है। अरे हम बरगलाइए मत, क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट 2G 4G सब में क्लोजर रिपोर्ट लगा है। और दूसरी बात, आपने बोला मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया से बढ़ के आए हैं, और मेरे बारे में पता कर दिया 7 देशों में नौकरी करके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और 60 डिग्री लेके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। पर्सनल बात कर लीजिएगा, बता दूं मैं कहां से पढ़ के आया हूँ। और तीसरी आपको पता होना चाहिए BSF का दायरा क्या है। इसका मतलब आपकी भी फिरजी। यू कैनॉट चैलेंज एनीबडी, यू कैनॉट चैलेंज एनीबडी। इनके नेता की डिग्री फर्जी है तो इनको सब नो, यू कैनॉट चैलेंज एनीबडी पर्सनली। डू नॉट टेक इट पर्सनल। बहुत पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, ये डिबेट है। अरे ये करते क्या है? थोड़ी देर बाद दोनों लोग चाय पियेंगे साथ साथ, और फिर गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। ये खोदना चाहे। अरे बेटा आ रहा हूँ, ठीक है बेटा, घर जाओ, ज्यादा देर ना रुको, ये कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। हाँ जी बोलिए, बस जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ जी। देखिए, अभी मैं सिंह साहब की एक बात सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन को SIR नहीं करना चाहिए, पटवारी से और अस्पताल से डेटा लेके चल लेना चाहिए। और जो लोग बाढ़ में बह जाते हैं, जो लोग लैंडस्लाइड में दब जाते हैं, जो सड़कों पे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनका डाटा कहां से लाएंगे? ये जरा बता दें, उसका डाटा कहां से लाएंगे? और दूसरी बात, जो SIR की बात इन्होंने की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत हंगामा मचाया, वोट चोर गद्दी छोड़, तो बिहार के लोग जानते हैं सारी चीजों को। अगर किसी बिहारी का वोट कट गया तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा प्रतीक जी कि BLO की फक्ते उड़ जाएंगे। अरे यार डराया ना करो यार, बस ये तो यार तुम इतना बिहारी के नाम पे इतना डरा देते हो कि मुझे लग रहा है कि अगली बार जाऊं या ना जाऊंगा। नहीं डराओ ना, बहुत अच्छे लोग हैं यार। नहीं ना वोट कटेगा नहीं, वो बहुत सभ्य बिहार के लोग बहुत सभ्य, शालीन और बड़े बड़े शालीन लोग हैं, और आप डराते हैं। नहीं डराते हैं। सेंटेंस और बिहार के लोग हर चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। SIR ये कर रहे थे, गर्दा झाड़ दिया इनका चुनाव में। ये कहीं के नहीं रहे। 6 सीट और 25 सीट पर बिहार के लोगों ने इनका SIR करा दिया। बिहार की जनता जानती है किसके हाथों में सुरक्षित है, कि वो कौन देश और राज्य को आगे बढ़ा के ले जा रहा है। SIR कोई वहां चले जाओ, वहां कोने पे जाके वहां चलो, आराम जी। प्रतीक जी, हमारे मित्र ने अभी ऑडियो, एक मिनट आराम से। हाँ जी, अभी यहाँ पर हमारे मित्र ने देश की अर्थव्यवस्था की बात करी, तो लोगों को भी ये पता होना चाहिए और नौजवानों को ये बात सुननी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था, जब आप कहते हैं कि चौथे पायदान पे पहुंच गई है विश्व में, उसके बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन ये सरकार दे रही है। तो क्यों देना पड़ रहा है, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए।
दूसरी बात, अगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है तो क्यों महिलाओं को चुनाव से बिल्कुल पहले 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खातों में डालने का ये काम करती है सरकार, और हमारा जो चुनाव आयोग है वो उसमें चुप रहता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है तो क्यों देश में इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है? मुझे ये सवालों के जवाब जरूर मिलने चाहिए। मैं तो आंकड़े देखता, मैं ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। मैं मुद्रास्फीति के आंकड़े देख रहा था, आज ही पेपर में है, और वो आंकड़े आप सारे लोग देखते हैं। क्या हुआ भैया, बताओ क्या हो गया? बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, इंसान के अंदर बेरोजगारी है। अरे मतलब यार ऐसा ना कहो यार, फिर यार ऐसा मेहनत करो, परिश्रम का फल मिलता है। मोदी जी को मिला है, मोदी जी को मिला। हाँ बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हाँ। और देश उनसे बहुत आशा रखता है, ऐसी बनी रहे। एक बात बताओ यार, तुम मोदी जी से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। डेवलपमेंट है सर, डेवलपमेंट विकास किया है सर उन्होंने, विकास किया। हम लोग अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं हमें। वो नहीं, अच्छे लगना एक बात है, लेकिन अच्छे क्यों लगते हैं ये एक बात है, सवाल है। काम अच्छा करते हैं इसलिए, काम अच्छा करते हैं। हाँ इसलिए उनके साथ हैं हम। डिसीजन अच्छे लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। क्या आपका नाम क्या है? शशिकांत शर्मा। हमें भी आप भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। मैं आया, वेरी क्विक जी। बहुत सारी बातें अभी कह रहे थे। हाँ। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये ठीक है, भारत की एजेंसियों का डेटा मत माने, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा भी मत माने कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे है। कम से कम भारत आज ये तो नहीं है कि 100 पैसे में से सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुँच पा रही है। जनता को पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है डिजिटल ट्रांसफर के द्वारा। तो इस अंतर को समझना होगा। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन शायद इनको रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाति जी, मुझे लगता है 2014 के बाद ही एक्टिव हुई थी पॉलिटिक्स में, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिस यूपीआई का प्रधानमंत्री मोदी जी छाती ठोकते हैं, वो अगर किसी ने दिया है देश को तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। वो अकाउंट जो खुलवाए। अरे हाँ, देखिए परेशानी यही है, कांग्रेस के लोगों को लगातार जनता इनको असलियत दिखा रही है, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। किस प्रकार बिहार में झाड़ दिया, गर्दा उड़ा दिया, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं समझ रहे। जनधन अकाउंट किसने खुलवाए? अरे भैया, आपके शासन काल में तो बैंक अकाउंट कोई गरीब सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में गरीब आदमी आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है। यही कारण है कि आपका गर्दा उड़ रहा है। एक बार यही मौजूद है 10 लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हम खड़े हुए हैं, 10 लोगों से पूछ लीजिए कि इनमें से 10 लोग कौन 10 लोग हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा पा रहे हैं? आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा देश की जनता की। भाया रुको, भाई बोलो भाई। सर बीजेपी के लोग जो हैं वो तो उनको तो ये है कि 2014 के बाद आजादी आई है, 1947 से आजादी थी ही नहीं इंडिया में। बीजेपी लोग तो ये सोचते हैं, और बीजेपी के नेताओं का बयान है कि 2014 के बाद में आई आजादी है। और बात कर रहे थे सर, अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को यार तुम्हें परेशानी क्या होने लगती है यार हमेशा? कोई बोलना तो दो यार। हाँ, पाकिस्तान को 5 बार ठोका जाकर, तो हमने भी देखा कराची में घुस गई थी इंडिया आर्मी है। वो तो मीडिया वाले बता रहे थे यार। व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर अरे रुको, अरे दौलत अगर रुको, हटाओ पीछे हटाओ। देखिए, अगर कोई बोल दे तो ऐसा नहीं हो जाता दौलत की वो एकदम उसने तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया। वो बोलने का हक है सबको। हाँ जी, मेरे को कई बार लगता है कांग्रेस वाले पता नहीं क्या सोचते हैं। हमको तो लगता नहीं है कि हमने 2014 से पहले कभी यूपीआई से किसी को पैसा ट्रांसफर किया होगा। कह रहे हैं ये कि उनके मनमोहन जी की सरकार में हम लोग पैसा ट्रांसफर किया करते थे। अरुण जेटली ने कहा था कहां से ट्रांसफर होगा। हाँ, फिर भी मैं कह रहा था, फिर भी मैं कहता हूँ भाई ये देखो, ये तुम तो आर्थिक मामलों के जानकार हो, ठीक है? तुम्हें ये मालूम होगा कि मूंगफली वाले को पैसा देते समय आजकल निकाल के मोबाइल आप देते हैं। ये बात ये नहीं, ये थी जो बात सच है उसको मानना चाहिए। डीबीटी के पुरोधा भारत में उसको जमीन पे लाने वाले व्यक्ति मनमोहन सिंह थे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, वो बात सही है दिमाग में। दूसरा चीज, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 6 सीट आई, 10% से भी कम हो ही गए। और पहले कह रहे थे वोट छोड़, गद्दी छोड़, और 15 दिन वहां रहे
और फिर मलेशिया चले गए। मेरे को लगता है कि जैसे वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शांत हैं और अखिलेश बाबू ज्यादा बोल रहे हैं, पहले भी राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी को निपटा दिया है, अब की बार तेजस्वी को निपटा दिया है, अगली बार प्रतीक जी ये फिक्र ना करें, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का यूपी में निपटा दिया। इनको इस बात से डरना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये जनता जनार्दन सुने, इकोनॉमी के मायने क्या होते हैं अगर देश तरक्की कर रहा है। डॉलर जो हमारा 58 रुपए में होता था, आज 90 रुपए का डॉलर है। जो सोना 30,000 रुपए पर तोला मिलता था, 1,30,000 रुपए तोला मिलता है। और दूसरी बात, और अगर रोड मान लिया आपके, हमने मान लिया 1947 में 1 रुपए के बराबर $1 था, आपने ही 50 साल में $1 के बराबर 50 रुपया कर दिया। कैसे किया है बता दो। लेकिन आप वैल्यूएशन का, हमने 50 साल में 58 करा, इन्होंने 10 साल में 100 लेके चला गया। और एक बात, दूसरी बात, एक मिनट सुनिए, विकास के मायने क्या है? आपने कहा हमने रोड बना दिया, आदमी घर से निकलता है और उसके बाद तुरंत टोल देता है। अरे पहले गाड़ी का अब हम आज जाके रोड टैक्स कटवाएंगे और रोड पे निकलेंगे तो टोल टैक्स करवाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ से हरिद्वार आदमी चला जाए, इतने की सीएनजी फूकेगी और इतने का टोल लगेगा। ये दो दुखिया सुनी जो आपने डेटा बना के और बच्चा फेसबुक से देश को बरगला रखा है। या तो आदमी से आप टोल लो और या ये कहना बंद कर दीजिए कि हमने रोडों का विकास किया है। मेरे भाई साहब को ये मैं बता दूं कि मोदी सरकार ने 3,000 रुपए में 200 टोल एंट्री का एक पास अभी जारी किया है। इनको ये नहीं पता कि भैया अब की बार क्या कह रहे हैं, मैं लगा रखा है, मेरी गाड़ी में लगा हुआ है साहब। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका मैं नाम पेश कर गया, सुधीर चौहान। मुझे अच्छी तरह मालूम है 3,000 किसके पास है। ये सवाल का जवाब क्या आएगा ये मुझे मालूम है, बरगलाइए नहीं, मुझे मालूम है। हाँ चौधरी साहब, मुझे सवाल कैसे टिल्ट हो जाएगा ये मुझे मालूम है। तो मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। मतलब 3,000 रुपए उनके लिए जो डेली पैसेंजर्स हैं, तो इनका रोज आना जाना 4 बार होता है, 5 बार। अब वो कोई कहेगा मुझे एक बार हरिद्वार जाना, मैं 3,000 रुपए का क्यों लूंगा। समझ में आ गई बात? अब आपको क्लियर है, अब आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे जी। और इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को ऐसे नहीं आंक सकते कि सड़क बनी है, औद्योगिकरण हुआ है, देश के अंदर जो सेना है वो मजबूत हुई है, विदेशी निवेश हिंदुस्तान में आया है, हमारी जो ग्रोथ रेट है विश्व में सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व में हाहाकार है, हिंदुस्तान में रेट कट है। लेकिन होगा कैसे कि टोटी चुरा के ले जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय भूल जा रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था पे डिबेट करना है, प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में 125वें स्थान पे है। इसका भी ध्यान रखिए। जनसंख्या की वृद्धि के मामले में भारत का काफी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन चीन को भी बगल में देख लीजिए और वहां की प्रति व्यक्ति और भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना कर लीजिए। मैं तो देखिए डिबेट को एक ही जगह रखूंगा सर। मैं लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में गर्दा उड़ गया, बिहार में गर्दा उड़ गया। ठीक है, बड़े आंकड़े हैं, 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, लेकिन मैं तो गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था, वो भी आंकड़े जो दे रहे थे 160 का ही आंकड़े दे रहे थे वो, लेकिन आंकड़े तो 200 के ऊपर के आ गए। मनोज तिवारी जी कह रहे थे, मैं तो 170-75 सोच रहा था। तो वो तो जो 200 प्लस वाला तो बीजेपी वाले भी अनुमान नहीं लगा रहे थे। तो ये आंकड़े कहां से आए ये भी देखना